नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने शुरू की थी राजनीतिक एवं संविधान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। और साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास, यानी संवैधानिक इतिहास की कहानी क्या रही, संवैधानिक इतिहास की यानी भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया क्या रही, ये सब बातें हम जान रहे थे। तो साथियों, इस टॉपिक को संवैधानिक इतिहास के इस टॉपिक की ओर आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो आज की क्लास का आज के सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक इतिहास। तो साथियों, आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज की क्लास का आज के सेशन के इस प्रकरण को आगे की ओर शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास, ये हमारा टॉपिक है। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों ये संवैधानिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो साथियों, सबसे पहले जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था तो इस टॉपिक को दो भागों में बांटा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल और ब्रिटिश ताज का शासनकाल। और साथियों, हमने जो पिछली वाली क्लास थी उसमें यह जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कितना रहा और उस शासनकाल के अंदर कौन कौन से कानून भारत के अंदर आए, कौन कौन से एक्ट भारत के अंदर आए, कौन कौन से अधिनियम भारत के अंदर आए और उसकी क्या महत्व था, उसका क्या उद्देश्य हुआ करता था, उसकी क्या संवैधानिक महत्व हुआ करता था, क्या उनकी विशेषताएं हुआ करती थी। ऐसी तथाकथित जो जानकारियां हैं साथियों, पिछली वाली क्लास में हमने प्राप्त कर ली। तो साथियों, और जो ये जो समय चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल भारत में उस समय जो चल रहा था, तो कहते हैं कि उस समय भारतीयों पर क्या है कि ब्रिटिश लोग भारतीयों का शोषण कर रहे थे, जो यहाँ पे भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो उस अत्याचार के खिलाफ साथियों क्या हुआ कि भारतीय लोगों ने सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक विद्रोह कर देते हैं, जिसको साथियों 1857 की क्रांति कहा गया। 1857 का क्या कहा गया? विद्रोह कहा गया। 1857 का विद्रोह हुआ था साथियों। देखो, ये 1857 का विद्रोह है, ध्यान में आपको आ गया होगा 1857 की क्रांति हुई थी। साथियों, ये क्या हुआ? ये हुआ था 1857 का विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का साथियों क्या हुआ कि सही तरीके से नेतृत्व नहीं हो पाया। सही तरीके से नेतृत्व नहीं होने के कारण क्या हुआ, ये जो विद्रोह था, जो 1857 की जो क्रांति थी साथियों, वो क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। साथियों, वैसे तो 1857 की जो क्रांति का टॉपिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है साथियों, जिसको हम एक अलग से पढ़ेंगे जब राजस्थान की हमारी जो सीरीज चल रही है इतिहास की सीरीज, उसमें हम पढ़ रहे हैं साथियों, उसको पढ़ेंगे। तो ये अलग टॉपिक है साथियों। देखो, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ आपको, कुछ जानकारी यहाँ से बता देता हूँ कि उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग पूछ रहे थे, यानी वहां पे कुछ लोग, यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे क्या कारण रहे, क्या ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर विद्रोह हो गया था। यानी ईस्ट इंडिया शासनकाल के, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर विद्रोह हो गया था, ऐसी क्रांति भारत के अंदर हो गई थी, 1857 की क्रांति हुई। इस पे साथियों कई जो लेखकों ने पुस्तक लिखी है, कई लेखकों ने अपने विचार, अपनी विचारधाराएं व्यक्त की। वो कई लेखक कहते हैं कि ये सैनिकों के कारण हुआ, और जो कई लेखक कहते हैं वो कहते हैं कि सैनिकों के कारण नहीं हुआ। साथियों, अजमेर की छावनी में एक कैप्टन पिचार्ड नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। वो क्या हुआ, कैप्टन पिचार्ड है ना, अजमेर छावनी में हुआ करते थे। उसने एक पुस्तक लिखी थी साथियों, ब्रिटेनिज इन राजपुताना। और उस पुस्तक में उसने लिखा कि जो 1857 का जो विद्रोह, 1857 की जो क्रांति है, उसका मुख्य कारण साथियों सैनिक नहीं है। उसके और भी कारण है, उसने धार्मिक कारण भी बताया, उसका आर्थिक कारण भी बताया। तो क्या हुआ कि इन सभी कारणों से क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग थे साथियों, उसने क्या किया, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो शासन प्रणाली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था, उस शासन प्रणाली को उसने बदल दिया। क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल को क्या कर दिया, बदल दिया साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल था, जो शासन प्रणाली भारत के अंदर उस समय चल रही थी, उस शासन प्रणाली को भी बदल डाला। देखो, बात कर रहा हूं साथियों 1858 की। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1858 की बात कर रहा हूं। और 1858 में क्या हुआ करता था साथियों? 1858 में जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी साथियों, वो हुआ करती थी विक्टोरिया। कौन हुआ करती थी? विक्टोरिया इंग्लैंड की क्या हुआ करती थी? महारानी हुआ करती थी।
अब विक्टोरिया जो महारानी है, ये पहली बात कहती है, ये कहती है कि भारत के अंदर जो उसने क्या किया, उस कारणों को देख करके, उस विद्रोह क्रांति के बाद क्या किया उसने उसने यहाँ पे क्या करती है, एक तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर्स जो यहाँ पे हुआ करता था साथियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा साथियों यहाँ पे हुआ करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। साथियों ये दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों क्या कर रहे थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही काम कर रहे थे। और इन दोनों की क्या करती है विक्टोरिया, सर्वप्रथम क्या कर देती है, इन दोनों की साथियों क्या कर देती है, समाप्ति कर देती है। और यहाँ पे जैसे ही समाप्ति होती है, यानी ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे, जैसे इन दोनों की समाप्ति होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है साथियों, वो समाप्त हो जाता है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, शासनकाल कब से शुरू हुआ था साथियों, 1600 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल शुरू होता है। और साथियों ये जो समाप्त कब होती है, 1858 में। कौन सी डेट ध्यान रखना, 1858 में विक्टोरिया जी उसने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों इसके मुख्य थे साथियों। इसकी तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो काम क्या करती थी, शासन क्या करती थी, इन दोनों की समाप्ति कर देते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो 1600 ईस्वी से लेकर के हम तक माना जाता है 1858 ईस्वी तक माना जाता है। अब साथियों दूसरी बात ये यहाँ पे बैठी बैठी ये बोलती है, इंग्लैंड में बैठी बैठी, ब्रिटेन में बैठी बैठी ये बोलती है, एक बात उसने ये कहा कि अब भारत के अंदर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और ये कहती है कि भारत के अंदर अब क्या है कि भारत के अंदर ब्रिटेन की संसद प्रणाली चलेगी। किसकी संसद प्रणाली चलेगी, ब्रिटेन की संसद प्रणाली चलेगी। तो साथियों ब्रिटेन की संसद प्रणाली, इसने ये बात कह दी कि भारत के अंदर क्या चलेगी, ब्रिटेन की संसद प्रणाली चलेगी। तो यहाँ पे साथियों ब्रिटिश राज का शासनकाल है वो शुरू हो जाता है। किसका शासनकाल शुरू हो जाता है, ब्रिटिश ताज का शासनकाल शुरू हो जाता है। ब्रिटिश ताज का शासन, यानी ब्रिटिश ताज का शासन कह दो, या ब्रिटिश हुकूमत का शासनकाल कह दो, या ब्रिटिश सरकार का शासनकाल कह दो, एक ही बात है। वो शुरू होता है साथियों 1858 में। अब साथियों 1858 में भारत के अंदर ब्रिटिश ताज का शासनकाल शुरू होता है, और मैंने आपको बताया था ये चलता है साथियों 1947 तक। देखो 1947 में साथियों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब भारत में आता है, वो यहाँ पे 18 जुलाई 1947 को पारित होता है। तो साथियों उसमें क्या है कि ये जो भारत शासन अधिनियम स्वतंत्रता जो सॉरी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ये साथियों देखो ये जब जैसे ही भारत के अंदर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्रिटिश ताज का शासनकाल है वो समाप्त हो जाता है। यानी ये भारतीय संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में भारत स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, इसको अंतिम अधिनियम तो नहीं कह सकते, लेकिन साथियों भारत औपनिवेशिक शासनकाल का इसको अंतिम अधिनियम कह सकते हैं। किसको, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। बात समझ में आई। और साथियों बात करें तो ब्रिटिश ताज का यानी ब्रिटिश ताज का जो अंतिम जो शासन जो अंतिम जो अधिनियम आया, जिसको अंतिम अधिनियम नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या था, भारत शासन जो भारत की जो जो भारत जो औपनिवेशिक शासन काल का ना अंतिम अधिनियम कह सकते हैं इसको, किसको 1947 को, ये बात है। और वैसे बात करें तो ब्रिटिश ताज का जो प्रथम कानून आता है वो साथियों 1858 के अंदर आता है, जिसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। और उसकी हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। क्या करनी है, उसकी हम परिचर्चा करेंगे साथियों। उसके संदर्भ में हम जानेंगे कि उसके बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं जो देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहा हूं, ब्रिटिश शासन ताज के अंदर जो अधिनियम आया उस प्रथम अधिनियम की बात कर रहा हूं साथियों। ध्यान रखना उसका नाम था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम। और ये कौन सा अधिनियम आता है साथियों, कब आता है, 1858 में आता है। और भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में प्रचलित बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, फिर इसके जानेंगे उपनाम क्या हैं, और फिर इसके जानेंगे इसका संवैधानिक महत्व क्या है, फिर जानेंगे उसकी विशेषताएं क्या हैं, फिर जानेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया था। देखो गौर से देखो साथियों, यहां से कहानी है जो इस ब्रिटिश जो आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का वास्तविक शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना। देखो
शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, इसकी प्रचलित बातें, इसके प्रचलित में क्या क्या बातें थी। तो साथियों, जब भारतीय संवैधानिक इतिहास को हम पढ़ते हैं, भारतीय संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला में साथियों, ये जो शासन भारत के अंदर आता है, भारत शासन अधिनियम, जो अधिनियम भारत के अंदर आता है, इस अधिनियम को साथियों सबसे अच्छा कानून माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे अच्छा कानून कहा जाता है। कौन सा सबसे अच्छा कानून? अच्छा कानून किसे माना जाता है? अच्छा कानून यानी भारत के अंदर ब्रिटिश जितने भी, जब संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं, जो अंग्रेजों का शासनकाल भारत के अंदर रहा, उस शासनकाल में सबसे अच्छा कानून किस अधिनियम को माना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को माना जाता है। और साथियों, ये कब आता है? 1858 में आता है सबसे अच्छा, क्योंकि ये क्या करता है, भारत के अंदर शासन व्यवस्था को अच्छे बनाने के नाम से, प्रचलित के नाम से यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रचलित हो जाता है। इसलिए इसको सबसे अच्छा कानून कहा जाता है। अच्छे कानून के नाम से ये प्रचलित हुआ था। यहां तक तो बात ठीक है। अब देखो, ये भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत में आता है। उसमें यहाँ की, यानी सॉरी, जो ब्रिटेन की जो महारानी कौन हुआ करती थी, उसमें ब्रिटेन की महारानी साथियों विक्टोरिया हुआ करती थी। और साथियों, विक्टोरिया उस समय भारत की, सॉरी, ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया इस भारत शासन अधिनियम में क्या घोषणाएं करती हैं और क्या क्या साथियों इसके अंदर आश्वासन देती है, जिसका जिक्र हम आगे की क्लास में, आज की क्लास में करने वाले हैं। देखो, इसने क्या क्या इस घोषणाएं की, कई आश्वासन भी दिए। तो इस जो अधिनियम का जो नाम है साथियों, वो विक्टोरियाई घोषणा नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? विक्टोरियाई घोषणा। गौर फरमाना साथियों, क्या नाम पड़ गया? विक्टोरियाई घोषणा। ये आई घोषणा विक्टोरियाई, कौन सी आई? विक्टोरियाई घोषणा। घोषणा नाम पड़ जाता है। यानी विक्टोरिया घोषणा के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को जाना जाता है। अब देखो आगे की तरफ, और ये जो विक्टोरिया घोषणा उस समय भारत में आता है साथियों, यानी ये जो अधिनियम भारत में आता है, उसमें भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल साथियों लॉर्ड कैनिंग होते हैं, जो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको वायसराय का पद भारत के अंदर आ जाता है। तो भारत का वायसराय जिसको बना दिया जाता है, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और साथियों, लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? इस विक्टोरिया घोषणा को इलाहाबाद के रेडियो पे जाकर के सबको सुनाते हैं। तो साथियों, इसका जो नाम है साथियों, इस भारत शासन अधिनियम का, वो इलाहाबाद घोषणा नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? इलाहाबाद घोषणा। इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद घोषणा। आपको पता है ये यूपी में देखो है, आपको पता है योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था साथियों? इस इलाहाबाद का नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। और इलाहाबाद बड़ा प्यारा नाम है साथियों, इलाहाबाद। चलो, इस पे एक शायरी मुझको याद आ रही है, आपके मनोरंजन के लिए सुना देता हूं कि कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। मेरे मौला मुझको अदा कर दिए, ये मेरे मौला मुझको ये अदा कर दी, ये कैसी सूरत है। तुम अगर मैं भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मगर तुम याद आते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मगर तुम याद आते हो। देखो, ये शायरी थी कुमार विश्वास जी की, बहुत प्रसिद्ध है साथियों, इलाहाबाद। तो इसको याद करने के लिए, केवल आपको याद रहे, मनोरंजन के लिए मैंने आपको यहाँ पे सुनाई है। देखो, इलाहाबाद घोषणा, नाम याद रखना कि विक्टोरिया घोषणा, इलाहाबाद घोषणा के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो वो साथियों जो भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। यहां तक तो ठीक है। अब देखो, इसके बारे में, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, उन बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, हेडिंग लगा लो आप ऊपर, ताकि सभी विशेषताएं एक ही बार में बताई जा सके, एक ही लाइन में। देखो, यहां पे अपने हेडिंग लगा लो, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम,
1858। ये हमारे हेडिंग है, आज इसको बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो विशेषता की बात करता हूं, पहली विशेषता की, तो पहली विशेषता ये आती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर देती है, समाप्ति हो जाती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई और भारत की शासन व्यवस्था सीधे विक्टोरिया कह दो या ब्रिटिश ताज के हाथ कह दो, ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाती है, अधीन चली जाती है। ये लिख लो, चली जाती। बात ध्यान में रखना, बस आपको वाक्य का काफिया नहीं देखना चाहती हूं। ताज चली जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर जाती है और भारत की जो शासन व्यवस्था है वो सीधे किसके हाथ चली जाती है, ब्रिटिश ताज के, ब्रिटिश सरकार के अधीन या विक्टोरिया के अधीन है जो भारत की शासन व्यवस्था चली जाती है। ये इसके अंदर पहली विशेषता इसको देखने को मिलती है। और दूसरी विशेषता की बात करूं, देखो तो दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता ये थी साथियों कि इसमें क्या किया कि भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल के स्थान पे कौन सा पद भारत के अंदर सृजित हो जाता है, वायसराय का पद भारत के अंदर आ जाता है। तो लिख लो, भारत का गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या आ जाता है साथियों, वायसराय का पद सृजित किया जाता है। वायसराय का पद का सृजित किया जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। अब देखो यहां पे मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूं, पीछे की आपको थोड़ी सी यादें दिला रहा हूं, आपकी पीछे की यादें थोड़ी सी तरोताजा कर देता हूं। आपको पता है कि भारत का गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूं साथियों, तो भारत का जो गवर्नर जनरल प्रथम कौन बनता है उसकी बात कर रहा हूं। इससे वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम वायसराय बनेगा। समझ में आया? ये कहानी थोड़ी सी अटपटी है साथियों, कंफ्यूज करने वाली है, तो थोड़ा मैं आपको लिख करके समझाता हूं, पीछे से आपको थोड़ी भी चलेगी, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों। यहां से देखो मैं शुरू से चलता हूं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ करता था? प्रथम गवर्नर मैंने आपको बताया था, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था साथियों वो हुआ करता था, उसका नाम था साथियों रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ करता था। और बंगाल के अंतिम गवर्नर की अगर आपसे ये दिमाग में आ जाए कि अंतिम गवर्नर कौन हो या पूछा जाए तो किसका नाम बताना है आपको? वारेन हेस्टिंग्स का नाम बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, देखो ये नाम बताना है। अब यहां तक बात देखो, ये कब बंगाल का गवर्नर आपको पता है कब बनता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर कब बनता है? मैंने आपको बताया था कि यह बनता है 1757 के अंदर बनता है। और साथियों बंगाल का अंतिम गवर्नर है, यही क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। क्या बनता है? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी यहां पे बात कर रहा हूं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लिख लो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल साथियों क्या बनता है? यही अंतिम गवर्नर है बंगाल का, वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, यानी वारेन हेस्टिंग्स क्या बनता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ये साथियों मैं बात बता रहा हूं आपको, 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें यह प्रावधान था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद कब आया? तो 1774 का नाम लेना है आपको। अब देखो आगे की ओर, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल क्या, अंतिम गवर्नर जनरल की बात करूंगा जो क्या बनेगा? भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल, एग्जाम के साथ, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं साथियों ऐसे प्रश्न। तो ये देखो प्रथम गवर्नर ये बन गया, तो अंतिम पूछा है ना यहाँ पे, बंगाल की बात कर रहा हूं, बंगाल के अंतिम गवर्नर, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर होते साथियों विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे, विलियम बेंटिंग। बेंटिंग क्या बनते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर बनते हैं साथियों। अब देखो ये घटना अब यहां तक पहुंच चुकी, 1833 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1833 का, उसमें क्या कह दिया जाता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है उसको साथियों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल का जो गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। अब किसको आपको यह बताना है कि भारत का प्रथम जीजी, जीजी लगा दो आप, आराम से स्पष्ट हो जाएगा। जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन बनता है भारत का प्रथम, ये विलियम बेंटिंग बनता है, विलियम बेंटिंग बन गया भाई साहब। ये कब की बात कर रहा हूं साथियों, 1833 का जो अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम, उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आया। अब चलो आगे की ओर बात करते हैं। अब ये तो अंतिम इसका देखना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, अंतिम गवर्नर, अंतिम जीजी भारत का। तो साथियों अंतिम जीजी कौन हुआ करता था, तो अंतिम जीजी था साथियों लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग। और इस लॉर्ड कैनिंग को यानी अंतिम गवर्नर जनरल को क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय पद भारत के अंदर आ जाता है। तो यहां पे प्रश्न ये निकल के आता है कि भारत का प्रथम वायसराय, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग बनता है। नीचे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों यहाँ पे कैमरे में, लॉर्ड कैनिंग। और ये साथियों मैं घटना बता रहा हूं 1858 की, कब की बता रहा हूं, 1858 की। तो देखो ये एक कंफ्यूज वाला मैटर था, मैंने आपको पूरा पूरा एक बार बता दिया। देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, और भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बनता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिंग, और बंगाल भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिंग बनता है, फिर अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनता है, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। समझ में आया। अब देखो इसको याद रखना साथियों, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। देखो लॉर्ड कैनिंग है ना, इसके पद को नहीं हटाया गया था साथियों, सॉरी इसको नहीं हटाया गया था, इसको पद को हटाया गया था। क्योंकि ये किस पद पे था पहले, ये गवर्नर जनरल के, भारत के गवर्नर जनरल के पद पे था, और उस गवर्नर जनरल के पद पे क्या आ जाता है, वायसराय का पद आ जाता है। तो इस लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाता है, भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो इस पद को नहीं, पद को हटाया गया था, इस व्यक्ति को नहीं हटाया, उस पद पर जो आसीन व्यक्ति था गवर्नर जनरल के पद पे, उसको नहीं हटाया गया। ये ध्यान में रखना साथियों। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। ये तो चलो खैर बातें हो गई, अलग की बातें, इंपॉर्टेंट बातें थी साथियों एग्जाम की दृष्टि से। प्रतियोगी परीक्षा में से ही जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से निकल करके आते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब देखो भारत का गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है, भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय कौन बनता है साथियों, लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या बनता है, कैनिंग क्या बनता है, भारत का प्रथम वायसराय बनता है। आगे की बात हम आगे करेंगे, आगे के जैसे जैसे हम आगे इतिहास को पढ़ेंगे, भारत संवैधानिक इतिहास को। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। अब साथियों इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी विक्टोरिया, उसने क्या किया कि जैसे ही वायसराय पद के लिए इस लॉर्ड कैनिंग के नाम की घोषणा करती है, तो ये लॉर्ड कैनिंग साथियों बहुत खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय जो क्रांतिकारी हुआ करते थे भारत के, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और जिसको सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, उन सभी क्रांतिकारियों की फांसी की सजा हुई थी, इन सभी की फांसी की सजा को क्या कर दिया था इस लॉर्ड कैनिंग ने, साथियों माफ कर दिया था। क्या कर दिया था इस लॉर्ड कैनिंग ने, जितने भी क्रांतिकारी थे जिसको उसने फांसी की सजा सुनाई थी अंग्रेज लोगों ने, उन सबको क्या कर दिया, माफ कर दिया फांसी की सजा को। इसलिए साथियों भारत के अंदर सबसे दयालु अगर वायसराय कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। यानी
लॉर्ड कैनिंग तो बहुत ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के इंसान हुआ करते थे। तो साथियों उसने दया दिखाई यहाँ पे, यानी जितने भी 1857 की क्रांति के समय जिन जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, सबकी फांसी की सजा को यानी माफ कर दिया, सबको रिहा कर दिया था। यहां तक तो बात ठीक है। अब थोड़ी सी आगे की चलते हैं, यानी वायसराय का पद भारत के अंदर आ जाता है। तो वायसराय पद के लिए साथियों एक कार्य सहायता और सलाह के लिए एक भारत जो परिषद का गठन किया गया, जो एक इकाई के रूप में यहाँ पे काम करने करेगी, और उस इकाई का जो सीधा सीधा संबंध होगा वो भारत सचिव से होगा। किससे होगा? भारत सचिव से होगा। तो अगर उसकी अगली जो मुख्य विशेषता इस अधिनियम की आती है, वो देखो क्या आती है, उसके बारे में देखना है। अगली विशेषता बता रहा हूं साथियों, 3 नंबर विशेषता की चर्चा कर रहा हूं। 3 नंबर विशेषता अगली क्या आती है वो देखो। तो अगली विशेषता देखो, 3 नंबर विशेषता यहां पे निकल आती है कि भारत में यहां ऐसे लिखो, इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत, एक्ट या अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद का सृजन किया जाता है। भारत सचिव का पद का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। यानी इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा सही आपको याद रहे हमेशा के लिए, बहुत सारी बातें उसमें क्लियर हो रही हैं। ऐसे लिख लो, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 के तहत। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसमें भारत सचिव के पद का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। और साथियों इस भारत सचिव के पद को, इस भारत सचिव, इसको कहा जाता था साथियों स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, या भारत मंत्री के नाम से इसको जाना जाता था। और भारत सचिव को, यानी भारत सचिव और इसको वायसराय पद था, इस दोनों पदों को साथियों क्या कर देते हैं, जो भारत शासन अधिनियम, जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, उस अधिनियम में इस दोनों पदों को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। आया समझ में? और इस दोनों पदों को लागू कब किया गया था? तो 1858 में लागू किया गया था। ये ध्यान रखना। अब देखो भारत सचिव के पद का क्या कर दिया? सृजन कर दिया। अब देखो ये जो भारत का सचिव है, ये कहां पर बैठा करता था साथियों? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठा करता था। कहां पे बैठा करता था? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारत मंत्री या भारत सचिव या स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वहां पे बैठा करता था। कहां पे? इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। अब प्रश्न यहां से उठ करके वो निकल के आता है कि ये भारत सचिव हुआ करता था, जो किसके, भारत सचिव का जो हुआ करता था वो किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो ये भारत सचिव था वो किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था? तो साथियों ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। किसके प्रति? इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसके प्रति उत्तरदायी हो। कैसे हुआ करता था? चलो मैं एक ऐसे उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे भारत सरकार है साथियों, भारत सरकार का कोई मंत्री, वो क्या होता है कि लोकसभा और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वास्तविक रूप से तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन साथियों वो संसद की कार्यविधि जैसे देखें तो व्यवहारिक रूप से वो संसद की कार्यविधि की और के प्रति उत्तरदायी होता है। वैसे ही क्या है कि भारत सचिव क्या है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रति क्या हो जाता है? उत्तरदायी भी होता है। आया समझ में? अब देखो, अब यहां से एक प्रश्न और निकल के आता है, और इस भारत के जो भारत सचिव के लिए, भारत सचिव की सलाह और सहायता के लिए साथियों एक 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, तो उसको कहा जाता है भारत परिषद का गठन किया गया। तो साथियों ध्यान में रखना, किसकी चौथी विशेषता यहां पे निकल के आ रही है? भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे साथियों? 15 सदस्य टीम हुआ करती थी। 15 सदस्य जो भारत सचिव की सलाह सहायता के लिए कार्य करती थी। अब देखो यहां पे एक बात और निकल के आती है कि भारत का सचिव अब किसे बनाया गया? तो भारत का प्रथम सचिव कौन बना? भारत का प्रथम मंत्री कौन बना? भारत का प्रथम स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे बनाया गया? तो वो बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, उसको जानना जरूरी होता है। तो देखो, चलो यहीं पे लिख देता हूं, शायद आपको यहां दिख रहा है आपको।
भारत का प्रथम भारत सचिव, प्रथम भारत सचिव, प्रथम भारत सचिव की बात करूं तो किसे बनाया गया? तो प्रथम भारत सचिव साथियों स्टेनली को बनाया गया था, लॉर्ड स्टेनली को बनाया गया। लेकिन साथियों ध्यान देखना यहां से, ये लॉर्ड स्टेनली को भारत सचिव तो बना दिया, लेकिन साथियों ये क्या करता है, ये पद ग्रहण नहीं करता है, ये पद की शपथ नहीं लेता है। तो क्या हुआ फिर? तो हुआ क्या देखो, इस लॉर्ड स्टेनली के स्थान पे चार्ल्स वुड को भारत का सचिव बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? चार्ल्स वुड को बनाया जाता है। किसको? चार्ल्स वुड को, चार्ल्स वुड को। तो प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम भारत का जो प्रथम भारत सचिव कौन बना था? जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठा करता था, प्रथम भारत सचिव कौन बना था? चार्ल्स वुड बना था साथियों। आई बात यहां तक समझ में? अब इसके साथ एक और बात पूछ ली जाती है कि भारत का अंतिम भारत सचिव कौन बना था, है ना? भारत का नहीं नाम आ रहा है साथियों, सॉरी। यहां पे आपको ये पूछा जाता है कि अंतिम भारत सचिव कौन था? अंतिम भारत सचिव, भारत सचिव कौन था? तो अंतिम भारत सचिव साथियों कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। भारत का सॉरी, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था वो अंतिम भारत सचिव हुआ करता था। और ये सचिव था साथियों, जो भारत सचिव था, ये क्या काम था इसका, क्या करते थे? तो ये जो ये था ना साथियों, ये भारत जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री के सदस्य, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे साथियों। और इसका जो कार्य था साथियों, वो था एक तो जो भारत की जो प्रशासनिक है उस पर नियंत्रित करना और उसको निर्देशित करना उसका मुख्य काम हुआ करता था। और संपूर्ण भारत की तरफ से इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी रहना होता था साथियों। ये कौन? भारत सचिव का पद। इसको साथियों स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको साथियों भारत मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भारत सचिव भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना, भारत का प्रथम सचिव चार्ल्स वुड था, भारत का अंतिम सचिव कौन था? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस हुआ करते थे। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। यानी अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो अगली विशेषता इस अधिनियम की आती है साथियों, वो आती है पांचवी विशेषता क्या है? तो पांचवी विशेषता मैं लिख रहा हूं साथियों, वो देख लो। पांचवी विशेषता क्या है वो देखो। तो पांचवी विशेषता साथियों इसकी है, पांचवी विशेषता है कि उसने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स एंड साथियों, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की समाप्ति कर दी गई, इस अधिनियम के तहत कर दी गई। किस अधिनियम के तहत साथियों? भारत शासन अधिनियम तहत। और आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों किसके अधीन काम करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है, और ब्रिटिश राज का शासन शुरू होता है। और पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858। कब आता है? 1858 में आता है साथियों। आई बात समझ में? अब इसको समाप्त कर दिया साथियों। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कर दी गई। अब कहानी आगे क्यों शुरू करते हैं। तो ये मुख्य विशेषताएं, जरा इसको एक बार देख लो साथियों, है ना? अब शुरू करते हैं, इसको मिटा करके आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब देखो हमें यह जानना है, मैंने आपको बताया था ना कि विक्टोरिया ने इस अधिनियम के तहत कुछ घोषणाएं की थी और कुछ आश्वासन दिए थे। तो घोषणा तो साथियों हमने ये पढ़ ली, ये तो सभी के सभी क्या थी? घोषणाएं थी। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है वो देखो, वो हमें यह पढ़ना है कि उसने क्या क्या आश्वासन दिए, उसके बारे में पढ़ना है। यानी विक्टोरिया के द्वारा किए गए इस अधिनियम के तहत कौन कौन से आश्वासन थे जो भारतीय लोगों को आश्वासन दिए थे? आश्वासन, आश्वासन, ठीक है। आश्वासन कौन कौन से थे वो देखना है। देखो आश्वासन की बात करूं तो पहला आश्वासन लिख लो आप,
यानी जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें आश्वासन भी दिए गए थे, उनकी चर्चा कर रहा हूं साथियों। हमने प्रावधान थे उनके बारे में पढ़ लिया कौन कौन से थे, अब आश्वासन की व्यवस्था बात कर रहा हूं, वो देखो। तो उसने कहा कि उच्च पदों पर भारतीय लोगों को भर्ती किया जाएगा, भारतीय लोगों को, भारतीय लोगों का चयन किया जाएगा, का चयन किया जाएगा, किया जाएगा, उच्च पदों पर भारतीय लोगों का चयन किया जाएगा। और दूसरा उसने ये कहा, उसने कौन सा आश्वासन दिया लोगों को, उसने ये कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं ब्रिटिश सरकार है, कौन सी सरकार, ब्रिटिश ताज सरकार का शासनकाल चल रहा है, ब्रिटिश सरकार यहां पर क्या नहीं करेगी, यहां पे जाति, वंश, लिंग, भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यानी ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के साथ क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। ये इसकी दूसरा आश्वासन था। तीसरे आश्वासन की बात करते हैं। उसने ये कहा कि मुंबई, उस समय साथियों मुंबई नहीं था, बंबई नाम लिखना बहुत उचित रहेगा, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, कोलकाता नहीं साथियों, कलकत्ता कहा करते थे उस समय, मुंबई, मद्रास, कोलकाता में क्या हुआ, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ये भी उसने आश्वासन दिया। और चौथे की ओर बात कर लेते हैं। तो चौथा आश्वासन था साथियों, उसने ये कहा कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति के समय बंदी बनाए गए भारतीयों को रिहा कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। इतनी बहुत है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना आपको, रिहा कर दिया जाएगा। ये क्या है साथियों, सभी के सभी क्या है, आश्वासन है, ये प्रावधान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर इंपॉर्टेंट बातें वो आपको लेकर के चलनी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला अधिनियम आ जाता है साथियों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत शासन अधिनियम, जो अगला अधिनियम पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा था हमने, इसके बारे में जाना। अब देखो भारतीय संवैधानिक इतिहास की इस कड़ी में अगला अधिनियम आता है, ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार का अगला अधिनियम कौन सा आता है, उस अधिनियम की चर्चा करते हैं। उस अधिनियम का नाम क्या था, तो उस अधिनियम का साथियों नाम है, वो आप गौर से देखना, उसका नाम था भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो इसमें क्या क्या किया गया भाई साहब, वो भी हमें जानना है, इसकी क्या विशेषता थी उनको पढ़ना है हमें। देखो भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के अंदर आ जाता है, तो इसकी क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो पहली विशेषता वो देखो क्या है। पहली विशेषता है कि भारत के अंदर वायसराय का जो पद हुआ करता था, उसके जो कार्यकारिणी सभा हुआ करती थी, उस वायसराय कार्यकारिणी सभा को वायसराय कार्यकारी लिख लो आप, कार्यकारी परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, अधिकार प्रदान कर दिया गया। देख लो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यानी पहली बार कानून बनाने का अधिकार वायसराय परिषद को किस अधिनियम के तहत दिया गया,
तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया। आया समझ में? अब इसको वायसराय को कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया, तो साथियों ये कानून बनाएंगे। तो उसने कौन सा कानून बनाया? तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साथियों ये विभागीय प्रणाली की व्यवस्था कर देते हैं, विभागीय प्रणाली की स्थापना कर देते हैं, पोर्टफोलियो व्यवस्था की यहाँ पे क्या कर देते हैं, व्यवस्था शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली यानी या पोर्टफोलियो व्यवस्था होती है उसकी यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। और साथियों उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इसकी शुरुआत करते हैं, किसकी? विभागीय प्रणाली की शुरुआत करते हैं। और साथियों ये तो आप भी जानते हो कि जहां पे विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो जाती है वहां पे साथियों मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत करना बहुत अनिवार्य होता है और अनिवार्य है और शुरू हो जाता है साथियों। तो ये तो आपको भी पता है, हम भारत का संविधान आगे ही पढ़ेंगे और इस बात में आपको बताएंगे। तो विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, यानी मंत्रिमंडल की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है इनके लिए, है ना, उसकी प्रारंभता मान ली जाती है। तो मंत्रिमंडल की स्थापना भी की गई। तो क्या हुआ, ये उसकी दूसरी विशेषता है साथियों, विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के तहत की गई साथियों? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। कौन उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। तो इनकी दोनों की शुरुआत यानी विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडल की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो साथियों भारत के अंदर विभागीय प्रणाली के जो जनक हैं, विभागीय प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को क्या माना जाता है? विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडल की जो जनक माना जाता है। आया समझ में? आपको पता है कि मंत्रिमंडल की स्थापना कर दी यहां पे। तो मंत्रिमंडल आपको पता, देखो आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि किसी देश में या किसी राज्य में काम करवाने के लिए क्या है कि एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है और जिसमें विभाग दिए जाते हैं, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंप दिए जाते हैं। किसी को कृषि विभाग दे दिया, किसी को वन विभाग दे दिया, किसी को न्याय विभाग दे दिया, है ना, इस प्रकार किसी को उद्योग दे दिए, जल विभाग दे दिया, ये सभी के सभी विभाग होते। तो मंत्रिमंडल की स्थापना आपको पता है, मंत्री। अब देखो अगली विशेषता की चर्चा करते हैं। तो जहां पे मंत्रिमंडल की स्थापना करते मंत्री बैठेंगे, और मंत्री कहां पे बैठते हैं साथियों? आपको पता है संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं, आपको पता हमारे। तो क्या हुआ, यहां पे विधान परिषदों का गठन किया गया इस अधिनियम के तहत। तो किस अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन किया गया? तो भारत परिषद 1861 के तहत विधान परिषद का गठन किया गया। तो अगली विशेषता साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी विशेषता की बात कर रहा हूं। वो विशेषता है कि केंद्र में और प्रांतों में क्या कर दिया गया? विधान परिषद का गठन। ध्यान रखना, विधान परिषद बोल रहा हूं मैं, विधान परिषद का गठन कर दिया गया, गठन किया गया। केंद्र में और प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। तीसरी विशेषता इसकी आ रही है। तो देखो अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक आपको यह समझना है कि केंद्र में और प्रांतों में क्या कर दिया गया? विधान परिषद का गठन कर दिया गया। अब आगे की ओर चले तो इसकी अगली विशेषताओं की मैं अगर चर्चा करने जा रहा हूं साथियों, 4 नंबर है साथियों, अगली विशेषताओं की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो विशेषता क्या है? उसने क्या किया कि वायसराय का जो पद हुआ करता था, जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय को बिना अनुमति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया, जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया साथियों। वायसराय को क्या है
कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद यानी विधान परिषद की अनुमति के बिना ही वायसराय क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और साथियों ये जो जारी किया अध्यादेश है वो आगे जाकर के क्या बनता है, कानून बनता है साथियों, है ना। आगे जाकर के कानून बनता है। और इस कानून अध्यादेश को जारी करने के लिए क्या किया, वायसराय को कभी भी विधान परिषद किया वायसराय परिषद जो सलाह सलाह के लिए जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी उसकी अनुमति लेना कोई जरूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का प्रावधान अधिकार प्रदान वायसराय को किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1861 के तहत किया गया। आया समझ में? यहां तक तो बातें आपको बड़ी जम रही हैं। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, है ना। देखो अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं, अध्यादेश जारी करने को मतलब फरमान है जो जारी कर दी। अब अगली बात करें तो इस अधिनियम के तहत वो क्या है वो देखना, बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं साथियों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, एक हमारा टॉपिक हमारा जो ये अपना जो चैनल है उसका नाम है साथियों स्टडी विद स्टोरी, कहानी के साथ अध्ययन। हम कहानी को पढ़ रहे हैं साथियों, कहानी को साथ में जी रहे हैं, कहानी को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से याद रहे। तो अगले में क्या क्या इसमें अंदर अगला जो विशेषता है वो देखो। तो अगली विशेषता साथियों ये है कि बंबई, मुंबई नहीं साथियों, बंबई, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। बंबई मतलब मुंबई, मद्रास मतलब वर्तमान में चेन्नई, कलकत्ता मतलब कोलकाता, समझ गए। मुंबई मद्रास कोलकाता में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्थापना का प्रावधान क्या कर दिया गया भाई साहब, प्रावधान किया गया। अब देखो यहां से एक बात इंपॉर्टेंट निकल करके आ रही है कि हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कब किया गया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान कब किया गया। देखो मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना का प्रावधान साथियों 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उस रेगुलेटिंग एक्ट में किया था। और उसमें साथियों मैंने बताया था ना आपको 1774 में कलकत्ता में सर्वप्रथम क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और उसमें जो न्यायाधीशों का जो पैनल बताया था मैंने, 1+3 का पैनल बताया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 3 अदर न्यायाधीश होंगे। और प्रथम भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो उसका नया जो बनता है वो मुखिया बनता है साथियों, जो न्यायाधीश बनता है वो साथियों बनते हैं एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया था साथियों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। अब साथियों हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई तो हाई कोर्ट एचसी लिख दो सीधा ही आप, एचसी हाई कोर्ट की कब आती है बात, 1861 के अधिनियम के तहत। कब, 1861 के अधिनियम के तहत बात की जाती है। अब साथियों 1861 का जो अधिनियम आता है इसके तहत इसकी बात की गई। अब भारत के तीनों शहरों में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में क्या होता है साथियों कि जो हाई कोर्ट है उसकी जो स्थापना की गई थी साथियों वो की गई थी 1862 में। कब की गई, 1862 में की गई मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे अली, मेरे सखा। कब की गई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन तीनों शहरों में, 1862 में। लेकिन प्रावधान कौन से अधिनियम में आते हैं, 1861 में, यानी घोषणा 1861 में होती है। प्रावधान था इस अधिनियम में कि उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है। कब की गई, 1862 में। इस तीनों मुंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों में। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट था साथियों। कौन सा, इलाहाबाद। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद में रहती हो, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कब की गई थी साथियों, 1866 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चलो बात कर बता देता हूं एक और कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में मेरे साथी, वर्तमान में भारत की बात कर रहा हूं हाई कोर्टों की, तो साथियों 25 हैं। कितने हैं, कितनी संख्या है, 25 है। वो भी मैं आपको बताता हूं कि 2013 के तक है ना साथियों, 2013 तक 21 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे, 21 हुआ करते थे। और 2013 में क्या बन गए, 3 और बन गए, नहीं कितने हो गए, 24 हो गए। और 2019 में साथियों एक बना था आंध्र प्रदेश में। आपको पता है 2019 में हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बना था। तो कितनी संख्या हो गई, 25 हो गई साथियों।
तो वर्तमान में भारत के अंदर हाई कोर्ट कितने हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 है, ध्यान रखना। हो गया बात। अब चलो यहां तक तो बात ठीक है, हाई कोर्ट कितने हैं, और जब हम हाई कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हम संविधान के अंदर इसको पढ़ेंगे, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, किसके अंदर क्या क्या बातें हैं, कब हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसमें भी हम जानेंगे, है ना। किन दो राज्यों के मध्य हाई कोर्ट हैं, कौन कौन से दो राज्यों के हाई कोर्ट एक हैं, किस किस राज्य में अपने अपने हाई कोर्ट हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो ये अपना अलग से टॉपिक है, वो आगे की ओर पढ़ लेंगे। लेकिन साथियों अब यहीं पे क्या है कि ये भारत शासन अधिनियम की विशेषता है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे पूरी होती है ये सभी की सभी, या आप एक बार दौर से देख लो। अब देखो आगे की ओर अगला अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। चलो अगले अधिनियम के बारे में चर्चा करो। साथियों एक बात और बता देता हूं कि चलो आपको थोड़ी समकालीन बातें बता देता हूं उस टाइम की, कि भारत में आपको पता है कि सर्वप्रथम है ना 1857 के अंदर विद्रोह किया गया था। तो 1857 में भारत के अंदर विद्रोह किया गया, है ना। 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई थी सर्वप्रथम। जो कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम कब किया, सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब किया गया, तो 1857 में किया गया था। तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद साथियों अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़ी सतर्क हो गए, उस लोगों ने एक काम बड़ी तेजी से शुरू कर दिया। वो काम कौन सा था, उसने बड़ी तेजी से शुरू कर दिया, उसने जितने भी छावनियां हुआ करती थी साथियों, सभी छावनियों को रेल मार्ग से जोड़ दिया। चाहे वो राजस्थान की नसीराबाद छावनी क्यों ना, कौन सी, राजस्थान के अंदर कौन सी छावनी है साथियों, नसीराबाद, जहां पे 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था, नसीराबाद, राजस्थान की नसीराबाद, यूपी की लखनऊ, कौन सी, लखनऊ, और साथियों ग्वालियर है, मेरठ की छावनी है, इन सभी छावनियों को क्या कर दिया अंग्रेजों ने, एक रेल मार्ग से जोड़ दिया। क्योंकि रेल मार्ग इसलिए जोड़ा गया कि कहीं भी अगर विद्रोह होता है तो उसको तुरंत जल्दी से दबाया जा सके, अगर कोई ऐसी समस्या उसके अंदर आ जाती है तो उस समस्या को दबाने के लिए, और वहां पर क्या है कि उस रेल मार्ग के माध्यम से हथियार वहां पे पहुंचाया जा सके। तो क्या हुआ कि रेल मार्ग, क्या हुआ कि रेल जो रेल मार्ग से जोड़ दिया छावनियों को, सभी छावनियों को। वैसे आपको पता है भारत के अंदर रेल की शुरुआत कब हुई थी, चलो वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता भी होगा साथियों, भारत के अंदर प्रथम बार भारत के अंदर रेल कब से थी, प्रथम रेल भारत के अंदर कब चलाई गई, तो 1853 में चलाई गई थी साथियों। 1853 में चलाई गई थी प्रथम बार रेल भारत के अंदर, और साथियों वो चली थी मुंबई से लेकर, मुंबई से थाने तक, थाने तक का रेलवे स्टेशन जो पटरी थी उस पर चली थी साथियों। ये जगह है 34 किलोमीटर चलाई गई थी सर्वप्रथम भारत के अंदर रेल। ये बात केवल आपको याद रखने के लिए साथियों, इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है ये। तो भारत की सभी जो जितनी भी छावनियां हुआ करती थी सबको एक कर दिया, उसको रेल मार्ग से जोड़ दिया यहां तो। और उस समय एक बात और हो रही थी साथियों कि लोग प्रयास तो कर रहे थे, विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था लोगों को, क्योंकि 4 5 5 25 लोग इकट्ठे होते और विद्रोह करते थे। तो विद्रोह करते थे तो 4 5 लोग ऐसे भी आते थे कि भाई आकर के बोलते कि आप सही नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और 4 5 ऐसे लोग आते वो कहते आप सही कर रहे हो, उसका भाग ले लेते, कुछ भाग नहीं लेते थे, बस एडवाइजर, मतलब एडवाइस देने का काम हुआ करता था हम लोगों का। अब जैसे आपको बता देता हूं कि वर्तमान में अभी दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन का कुछ लोग तो समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, है ना। लेकिन वो तो आप जानते हो कि वास्तविकता क्या है। तो वो तो चलो अपना खैर अलग टॉपिक है, उस पर कभी अलग बात करेंगे, अलग से क्लास लाऊंगे, उसकी वास्तविकता क्या है उसके बारे में क्या हम उसको अलग पढ़ेंगे। तो देखो अपना टॉपिक पे आते हैं कि ये जो लोग थे ना विद्रोह कर रहे थे भारत के अंदर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि 5 25 लोग विद्रोह कर देते थे और 5 25 जाकर के मना कर देते भाई आप सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इस प्रकार की कोई, क्योंकि लोगों में एकता नहीं थी, इसमें यूनिटी नहीं हुआ करती थी साथियों। और आपको पता है जब एकता नहीं होती, जब यूनिटी नहीं होती, तो व्यक्ति को कोई पराजित कर सकता है, उस समुदाय को, उस समाज को कोई भी पराजित कर सकता है। इसलिए किसी से अगर हराना है, किसी को पराजित करना है, तो एकता, यूनिटी रखना बहुत जरूरी होती है। यूनिटी के बिना काम नहीं होता। और उस समय भारतीय लोगों को दबाना भी साथियों बहुत सरल था, दबाव में भी हो जाते थे, जल्दी आ जाते थे। देखो और एक बात और बता दूं, उस समय साथियों क्या हुआ था कि समय था साथियों, एक संघ की स्थापना होती है, कांग्रेस संघ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस संघ की स्थापना होती है।
कांग्रेस संघ की स्थापना, संघ की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में साथियों क्या होती है, कांग्रेस संघ की स्थापना होती है। आया समझ में। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन, प्रथम बैठक, अधिवेशन, वो साथियों बंबई में हुआ था। बंबई में कब, 1885 में हुआ था। 1885 में कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। और इसके जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे साथियों, उसका नाम भी आपको बताता हूं। अध्यक्षता की थी साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रथम अधिवेशन के, मुंबई अधिवेशन मुंबई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलो एक बात और बताऊंगा आपको कि ये जो कांग्रेस की पार्टी थी, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना से साथियों वो 1885 में की थी और इसकी स्थापना की थी साथियों ए.ओ. ह्यूम ने। किसने, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी, 1885 में की थी। और इस ए.ओ. ह्यूम को साथियों हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों ये ए.ओ. ह्यूम थे ना, ये साथियों कांग्रेस के पार्टी के 1885 से लेकर के 1907 तक कांग्रेस की पार्टी के महामंत्री के पद पे रहे थे। ये तो अलग बात है, अलग पढ़ेंगे साथियों। चलो ये छोड़ो, अगर अपना टॉपिक की ओर आते हैं। तो साथियों अब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस संघ की स्थापना हुई, अधिवेशन हुआ था साथियों। और अधिवेशन साथियों लगातार हो रहे थे बाद में। और अधिवेशन होते ना, उस अधिवेशन में लोगों को बुलाया गया और लोगों को कहा गया कि आप 4-5 लोग, 25 एक लोग इकट्ठे होकर के, भाई क्या विद्रोह करते हो, आपसे कुछ हो तो नहीं रहा है, 5-25 लोगों से क्या होगा, आप एकता बनाओ, एक ऐसा संगठन बना लो कि सभी मिलकर के क्या करें, विद्रोह करें। 5-25 से 2-4 आदमियों से कुछ नहीं होने वाला, हजारों की संख्या में आंदोलन करें, हजारों की संख्या में विद्रोह करें, ताकि अंग्रेज लोगों को दबाया जा सके। ये बात हुई। तो ये सब बातें साथियों, कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस संघ था, उसमें सब हो रहे थे, लोग संघ बना रहे थे, संगठन बन रहे थे साथियों, उस समय की बात है। अब आगे की ओर कहानी को अग्रसर करते हैं। तो एक तरफ तो देश में क्या हो रहे हैं, तो संगठन बन रहे हैं, कांग्रेस अधिवेशन पे अधिवेशन होते जा रहे हैं साथियों, बैठ के होनी शुरू हो गई। और साथियों एक तरफ क्या है कि भारत के अंदर एक अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम, उस अधिनियम का नाम है साथियों भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा, भारत संसद अधिनियम 1892 भारत के अंदर आता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892। तो बहुत ही आसान कहानी है साथियों। देखो कहानी से जोड़ करके मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा ना, तो आप आराम से कभी भूल नहीं पाओगे इस बात को। मुझे इस चीज की आशा है। 1892 की बात करेंगे, भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद 1892। 1892 की बात करेंगे, भारत परिषद 1892 की बात करेंगे। तो अब देखो भारत परिषद 1892 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस परिषद के बारे में एक कथन है, वो आपको बता देता हूं। एक स्टेटमेंट दिया था साथियों, उस व्यक्ति का नाम था साथियों, वो आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये कहा था, इस एक्ट को, इस अधिनियम को कहा था संसदीय व्यवस्था के नींव का पत्थर। नहीं ऐसा नहीं साथियों, इसको थोड़ा सा मैं लिखने में उल्टी कर दिया। संसदीय व्यवस्था को पत्थर की नींव कहा था उसने, पत्थर की नींव कहा। क्या कथन था इस अधिनियम के बारे में, कथन था साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। इसने ये कहा कि ये जो अधिनियम है, ये संसदीय व्यवस्था के पत्थर का नींव है।
यानी भारत के अंदर इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी साथियों। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो इसकी जो विशेषता निकल करके आती है वो देखो, तो इसकी जो विशेषता है साथियों वो है कि संसदीय प्रणाली की व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का संसदीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, ऐसा लिख लो, शुरुआत की गई किस अधिनियम के तहत? 1892 के। और इसका कथन क्या है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और इस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को साथियों बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह भारत में किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई साथियों। और क्या हुआ? अगली विशेषता पढ़ते हैं, वो देखो। तो अगली विशेषता ये देखो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक विशेषता आती है जो कि कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। कार्यकारी परिषद, परिषद के सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न भी पूछ सकते हो। सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने एवं, इंपॉर्टेंट बात यह है देखो, एवं बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्रदान किया गया। विचार विमर्श करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि बजट पे बहस, सर्वप्रथम बहस कब प्रारंभ की गई? तो 1892 में की गई थी साथियों, बजट पे बहस। पहले क्या, 1892 से पहले क्या है कि बजट पे किसी भी प्रकार की वित्तीय विवरण की पर कोई भी प्रकार की बातें, वार्तालाप नहीं हुआ करती थी। और तो इस अधिनियम के तहत बजट पे क्या होने लग गई? विचार विमर्श, यानी बहस होनी शुरू हो गई थी। अगली विशेषता की बात कर रहा हूं, देखो तीसरी विशेषता की। तीसरी विशेषता साथियों की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो साथियों भारत परिषद अधिनियम 1892 की ये विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बजट पे सर्वप्रथम बहस किस अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया करने का? तो 1892 में शुरू कर दी। वह बात समझ में। अब देखो साथियों देश में क्या हो रहा है कि एक तरफ से कांग्रेस के जो अधिवेशन चल रहे हैं, लगातार अधिवेशन हो रहे हैं। और साथियों एक तरफ क्या है कि भारत के अंदर अधिनियम आ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के अधिनियम। देखो 1892 तक है जो कांग्रेस के 8 अधिवेशन हो गए थे। कितने अधिवेशन हो गए थे? 8 अधिवेशन। 8वां जो अधिवेशन साथियों वो हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ था कांग्रेस का 8वां अधिवेशन? इलाहाबाद में हुआ था 1892 में। अब यहां तक तो बातें आपको समझ में आ रही। अब इस लगातार अधिवेशनों से लोगों में क्या हो रही थी साथियों? जन जागृतियां आ रही थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये लोग, अंग्रेज लोग देश को बर्बाद करने में, तो इसके संगठन में लोग शामिल हो रहे थे और इसके खिलाफ लोग जो आवाज उठा रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो इस बात की टेंशन किसको हो गई? अंग्रेजों को हुई। और इस बात की जब टेंशन हुई तो अंग्रेजों ने सोचा कि हमें तो इस देश को छोड़ करके भागना पड़ेगा, यहां से हमें निकाल दिया जाएगा, यहां से हमें भागना पड़ेगा। तो साथियों अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि उस समय यहाँ पे बहुत बड़ी जबरदस्त व्यवस्था की जा रही थी साथियों। अधिवेशन लगातार हो रहे थे, सब लोग संगठनों में भाग रहे थे, लगातार बैठक में संबोधन अच्छा हो रहा था, सब बातें जो बता रही थी, देश हित में बातें बताई जा रही थी। तो इन बातों को लेकर अंग्रेजों को टेंशन हो गई कि यार हमें तो जान से निकलना पड़ेगा। तो साथियों उस समय अंग्रेजों ने क्या किया? एक नीति अपनाई। यानी कौन सी नीति? फूट डालो राज करो नीति को अपनाया। और क्या क्या उस नीति में? और उस समय आपको पता भारत में 2 सबसे बड़ी ताकतें हुआ करती थी। देखो उनकी 2 सबसे बड़ी ताकत भारत के अंदर हुआ करती थी। वो 2 सबसे बड़ी ताकतें कौन सी थी उनकी चर्चा करता हूं। तो भारत के अंदर दो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो साथियों हुआ करती थी। 2 ताकतों की बात कर रहा हूं। उस समय हिंदुस्तान में 2 सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। एक तो साथियों हिंदू ताकत, और एक साथियों मुस्लिम ताकत। ये 2 सबसे बड़ी ताकत उस समय की है साथियों, ये भारत के अंदर हुआ करती थी।
क्योंकि ये दोनों हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ पे हुआ करते थे, है ना, समुदाय के लोग भारत के रहते, तो ये सभी दोनों लोग मिलकर के क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, है ना, संगठनों में भाग ले रहे थे, जन जागृतियां फैला रहे थे। तो अब इन अंग्रेज लोगों ने कि सोचा कि क्यों न इन दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं, यानी फूट डालो राज करो नीति को अपनाया उसने। सोचा कि इन हिंदू और मुस्लिम दोनों जो यहाँ के जो संप्रदाय, इन दोनों संप्रदाय को, इन धर्मों को आपस में लड़ा, धर्म के लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। और साथियों, आपको पता है अंग्रेज बड़े चालाक थे, उसके हौसले बुलंद थे साथियों, और उसने क्या किया, आखिर में जाकर के इन दोनों को लड़ा दिया और आखिर में विभाजन करवा कर माने ये लोग। आखिर में आपको पता है बंगाल विभाजन उस लोगों ने किया, तो बंगाल विभाजन करवाया साथियों। कौन सा बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन। अब आपको पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, है ना, कब हुआ था साथियों, पता है आपको? 1905 में हुआ था। अब साथियों 1905 में विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन, और साथियों बंगाल विभाजन हो जाता है तो मुस्लिम लोग हैं जो अलग हो जाते हैं, और ये मुस्लिम लोग अलग होकर के अपने अलग संघ की स्थापना करते हैं। यानी मुसलमान लोगों ने, यानी मुसलमानों ने क्या कर लिया, मुस्लिम यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1906 में की गई साथियों। और यह जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई और कब किसने की थी? तो इस मुस्लिम लीग की स्थापना की थी साथियों सलीम उल्लाह खान ने। सलीम उल्लाह खान ने, उल्लाह खान ने किसने की? सलीम उल्लाह खान ने की थी। और कहां की थी साथियों? ढाका में की थी। कहां की? ढाका में, जो वर्तमान में कहां है साथियों? बांग्लादेश में है। कहां है? बांग्लादेश में साथियों। अब साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, और उधर क्या हुआ कि जो अगला अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसपे मोहर लग चुकी थी साथियों, और भारत के अंदर अगला अधिनियम आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1906 तक आ गए हैं, इतिहास को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, साथ में कहानी बड़ी लगातार पढ़ रहे हैं साथियों। देखो, तो अगला अधिनियम कौन सा आता है उसको पढ़ रहे हैं। तो अगला अधिनियम आता है साथियों, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगला अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा? 1909। यहां तक अपनी स्टोरी आ गई है, कहानी यहां तक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, तो मार्ले मिंटो सुधार, जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, उसी का नाम है साथियों मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो ये जो मार्ले था ना साथियों, ये लॉर्ड मार्ले भारत का उस समय क्या हुआ करता था? भारत सचिव हुआ। सॉरी, भारत सचिव भारत का नहीं है साथियों, मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा साथियों। ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, भारत सचिव हुआ करता था। कौन था भारत सचिव उस समय? मार्ले, लॉर्ड मार्ले उस समय भारत का सचिव हुआ करता था, और जो लॉर्ड मिंटो थे साथियों, उसमें भारत का वायसराय हुआ करता था। और इन दोनों के शासनकाल में जब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 जब आया, तो इस अधिनियम को साथियों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। अब हमें यह देखना है कि इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, हमें वो देखनी है। तो विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो देखो ये लोग धीरे धीरे अपने बातें सब बढ़ा रहे हैं, तो उसने क्या किया? सर्वप्रथम विशेषता निकल करके आती है, वो है कि उसने किया कि केंद्र और प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों में विधायिकाओं का आकार बढ़ा दिया। आकार बढ़ा दिया साथियों, सीट बढ़ा दी भाई, आकार बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। ये तो काम उसने ये किया। दूसरा उसने क्या किया वो देखना, कि वायसराय की जो सलाह, यानी यहां पे लिख देता हूं, वायसराय की सलाह, ये सहायता के लिए जो परिषद बनाई गई थी ना, उस कितनी परिषद हुआ करती साथियों? 4 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी। 4 सदस्यीय परिषद में क्या हुआ कि एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। एक किसको शामिल करने का प्रावधान था? एक भारतीय सदस्य शामिल होगा
ऐसा इस अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में ये प्रावधान था, ये लिखा गया था साथियों कि वायसराय की जो सलाह के लिए जो परिषद बनाई गई है उसमें एक भारतीय सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी उसमें ऐसे कौन से प्रथम भारतीय थे जो उसमें शामिल हुए थे? तो भारत के प्रथम भारतीय सदस्य जो वायसराय की परिषद, वायसराय कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित थे, उसका नाम था साथियों सत्येंद्र पाल सिन्हा। सत्येंद्र पाल सिन्हा उसका नाम था साथियों। और ये किस पद पे नियुक्त होते हैं उस समय? ये विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में यहाँ पे इस वायसराय की परिषद में, सलाह परिषद में क्या हो जाते हैं? नियुक्त होते हैं। आया समझ में? ये तो इसकी जी दूसरी विशेषता। चलो अब तीसरी विशेषता की बात करते हैं। यानी वायसराय की सलाह परिषद के लिए भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया, दूसरी ये थी। और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी विशेषता ये थी कि सांप्रदायिक, इस अधिनियम के तहत क्या किया? सांप्रदायिकता प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम यानी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में की गई थी साथियों। अब देखो इसकी जो शुरुआत किसने की? तो उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? तो आपको मैंने बताया था ना, ये लॉर्ड मिंटो हुआ करता था। तो साथियों इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक है वो किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भारत के अंदर किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। और साथियों जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की उसने शुरुआत की थी लॉर्ड मिंटो ने, तो उसने एक कथन कहा था कि हम भारत के अंदर, यानी हम उस जहरीले नाग के मुंह में से जहरीले बीज बो रहे हैं जिससे उगने वाली फसल भी जहरीली होगी। यानी उसने क्या कहा कि जहरीले, उसका कथन क्या है वो देखना, कि जहरीले नाग के मुंह में दांत बो रहे हैं, दांत नहीं साथियों, बीज बो रहे हैं जिसका परिणाम भी भीषण होगा। ये किसने कहा? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और साथियों जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत के अंदर शुरू कब की गई? 1909 में। तो वोट डालने का अधिकार था सर्वप्रथम मुसलमान लोगों को दिया गया था। ये बात ध्यान रखना। चलो मैं थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में। हालांकि हम आगे की ओर पढ़ते रहेंगे, अधिनियमों इसका अलग चर्चा करेंगे, तो इसको अलग से बताता हूँ आपको, वो समझना अलग से। देखो हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली। और साथियों इस प्रणाली को लॉर्ड मिंटो ने क्या की थी? शुरुआत की थी। और इसको साथियों सबसे पहले, इसको देखो तीन तरीके से क्या हुआ कि इस प्रणाली का क्या है कि 3 बार विस्तार हुआ। पहले तो 1909 में जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें हुआ। फिर साथियों अगला अधिनियम 1909 में आता है, उसमें हुआ। फिर साथियों 1909 के बाद 1935 में अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम, उसमें हुआ। तो इसको अलग अलग हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसमें बता दूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे आपको बता दूं। सबसे पहले चर्चा करूंगा 1909 के अधिनियम की। जो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता, उसमें साथियों जो वोट डालने का अधिकार था वो केवल मुसलमान लोगों को दिया गया था। मुसलमानों को अधिकार दिया गया। अब साथियों अगली बात करें तो बात करें 1919 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1919 का, है ना।
तो उसमें क्या है, चेम्सफोर्ड अधिनियम आता ना 1919 में, उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें 4 संप्रदायों को साथियों, 4 संप्रदायों को इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। वो 4 कौन से थे वो ध्यान रखना। पहले तो साथियों पंजाब के सिखों को, पंजाब के सिखों को, और दूसरी अगर बात करें तो वो थे साथियों ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को, भारतीय ईसाइयों को। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन लोगों को, यूरोपियनों को। चौथी करूं तो आंग्ल भारतीयों को, आंग्ला भारतीयों को। आंग्ला भारतीय क्या होते हैं, ये मैं संसद पढ़ाऊंगा, उसके बारे में बहुत अच्छी बात बताऊंगी कि संसद में कितने आंग्ल भारतीयों को लिए सीट आरक्षित है, कितने आंग्ल भारतीय संसद में आते हैं, चुन करके उसको भेजा जाता है, निर्वाचित करते हैं, चुन करके नहीं निर्वाचित होते हैं आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय संसद में कितने वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ से जानकारी के लिए। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं कि जिसकी जो पिता होता है ना साथियों, वो तो क्या होता है, विदेशी होता है। जिसकी जो माता होती है ना, वो भारतीय मूल की निवासी हो, और उसकी जो संतान होती है ना, उस संतान को क्या कहा जाता है, आंग्ल भारतीय कहा जाता है। यानी जो क्या है कि जिसकी माता तो होती है वो तो भारतीय होती है, जिसका जो पिता होता है वो विदेशी होता है, और उससे जो संतति जो संतान उत्पन्न होती है उसको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो इसकी भी नियुक्ति है साथियों। देखो ये तो बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आगे बात करें आगे, तो 1935 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें साथियों ये जो इसका अगला विस्तार हुआ था, तीसरा विस्तार इसमें किया गया, तो वो क्या था, तो इसमें साथियों 3 संप्रदायों को अधिकार दिया गया था साथियों निर्वाचन प्रणाली का। वो तो कौन कौन से थे, वो साथियों थे, पहले तो दिया गया था साथियों मुसलमान लोगों को, सॉरी मुसलमान नहीं साथियों, मजदूरों को, मजदूरों को। और साथियों दूसरी में बात करूं तो दलितों को सांप्रदायिक प्रणाली का, निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। और तीसरी में बात करूं तो महिलाओं को। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, यानी वोट डालने का अधिकार महिलाओं को सर्वप्रथम भारत में कब दिया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। और यहां से कई प्रश्न बनते हैं साथियों कि पंजाब के सिखों को वोट डालने का अधिकार या निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 के अधिनियम में। और मुसलमानों को कब दिया गया, तो 1909 में। देखो सर्वप्रथम मुसलमानों, एक केवल और केवल मुसलमानों को दिया गया था साथियों 1909 में, फिर 4 संप्रदायों को, फिर 3 संप्रदायों को। तो इस प्रकार आप याद रखना कि भाई यूरोपियन आंग्ल भारतीयों को, भारतीय ईसाइयों को, पंजाब सिखों को निर्वाचन प्रणाली का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 का जो अधिनियम आता है उसके तहत दिया गया था। और महिलाओं को, दलितों को, मजदूरों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार कब दिया गया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। अब देखो ये तो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बातें, जो किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे, भारत शासन अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी विशेषता थी साथियों, तो उसकी जो लास्ट विशेषता थी वो क्या थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। कब की गई, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। अब देखो यहां तक तो ठीक है, हमने कहां तक पढ़ लिया, 1909 तक का पढ़ लिया। 1905 में बंगाल विभाजन पड़ा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1909 में साथियों अधिनियम आ जाता है। अब 1911 की चर्चा कर लेते हैं, आगे पढ़ते रहेंगे साथियों। तो 1911 में क्या हुआ कि 1911 में साथियों भारत का जो वायसराय हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वायसराय। तो भारत का जो वायसराय हुआ करता था तो वो साथियों होता लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय हुआ करता था। ये साथियों क्या हुआ कि 1911 में साथियों दिल्ली दरबार लगाया था उसने, दिल्ली दरबार लगा था। और क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। और दिल्ली दरबार में साथियों क्या होता है कि इंग्लैंड का जो सम्राट है, इंग्लैंड का सम्राट था साथियों उस समय जॉर्ज पंचम। कई किताबों में जॉर्ज सप्तम भी देखने को मिलेगा, लेकिन जॉर्ज पंचम है साथियों, वो आता है। जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार लगा था भारत में, और जॉर्ज पंचम और उसकी मैडम आई थी साथियों, उसकी मैडम मेरी आई थी। मेरी मतलब मेरी वाली मैडम नहीं, मेरी तो है नहीं साथियों, मैडम मेरी आई थी साथियों। किसकी मैडम है ये, जॉर्ज पंचम की मैडम आई थी साथियों। किसके, दोनों साथ में आए थे, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। कहां आए थे,
भारत के अंदर आए थे, दिल्ली दरबार लगा था उस समय। कब आते हैं? 1911 में। ये जब आते हैं तो ये उसको पता लगा कि बंगाल का विभाजन हो गया, तो उसने कहा कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं करना था। तो उसने बंगाल के विभाजन को क्या कहा कि भाई बंगाल विभाजन नहीं करना, इसको वापस इसको भारत के अंदर जोड़ दिया जाए। उसने ऐसा किया, ये घोषणा की कि, और साथियों एक बहुत बड़ी बात यहां से निकल के आ रही है कि उसने घोषणा ये भी की, एक तो कहा कि बंगाल को फिर से जोड़ दिया जाए वापस, उस लोगों को अलग नहीं किया जाए, और उसने ये भी कहा, क्या कहा? उसने ये कहा, देखो, उसने ये कहा कि जो कलकत्ता भारत की राजधानी है, उस समय भारत की राजधानी कौन हुआ करती थी? कलकत्ता। 1911 की बात कर रहा हूं मेरे साथी। 1911 में कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। इस कलकत्ता राजधानी को क्या कर दिया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसी घोषणा कर दी साथी। किसने? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। आया समझ में? अब देखो प्रश्न, अब घोषणा की थी साथियों 1911 में, तो लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी थी साथियों, वो बनी थी 1912 में। कब बनी थी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। और 1912 से पहले दिल्ली क्या थी? भारत की राजधानी नहीं हुआ करती थी, भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। मुगल काल में आपको पता है मुगलों की राजधानी कहां हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। और मुगलों से आगरा आगरा को दिल्ली कौन लाया था? शाहजहां लेकर के आया था। जो जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जिसका पुत्र हुआ करता था खुर्रम, जिसका नाम था शाहजहां। और शाहजहां क्या करता है कि एक स्थापत्य कला का, उसके शासनकाल को सबसे बड़ा स्वर्ण काल कहा जाता है साथियों। और स्थापत्य कला के स्वर्ण काल में वो क्या करता है? दिल्ली के अंदर लाल किले की स्थापना करता है। और दिल्ली से, आगरा से जो मुगलों की राजधानी है वो दिल्ली लेकर के आता है। फिर अंग्रेज भारत के अंदर आ गए, तो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी, भारत की राजधानी किसको बनाया? कलकत्ता वो बनाया था साथियों। और कलकत्ता के बाद भारत की जो राजधानी थी वो कौन बनी थी? दिल्ली बनी थी। कब बनी थी? 1912 में बनी थी। घोषणा कब हुई? 1911 में। और किसने की? तो जॉर्ज पंचम ने की थी, जो इंग्लैंड के सम्राट हुआ करते थे। ये कहानी यहां तक आप याद रखना। तो मुझे साथियों ये उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी संविधान के इतिहास की। और साथियों समय भी अब ये इशारा कर रहा है कि 1 घंटे भर से ऊपर समय हो गया है। मैं ये चाहता हूं कि क्लास को 1 घंटे के अंदर सीमित करके रखूं, लेकिन कहानी कई बार ऐसी होती है कि जिसको बीच में छोड़ने का मन नहीं करता। अगली कहानी, आगे की जो कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपके दोस्त, आपके सखा, आपके अली को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई जानकारी, नई उम्मीद, नई जोश और नई आशा के साथ। तो साथियों आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय जवान, जय किसान और जय संविधान।